बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 इज़ रिलेटेड टू फर्दर डिफरेंशिएशन। हम क्लास 11th में प्रीवियस क्लास में डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 2 जो सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स है, इसमें डिफरेंशिएशन के फर्दर कंसेप्ट्स हैं। हम जो कंसेप्ट्स हमने क्लास 11 में पढ़े थे उनके कंसेप्ट्स को हम एक्सटेंड करेंगे। देखें, हमने ये सबसे पहले ये देखना है कि कैलकुलस और डिफरेंशिएशन क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है कैलकुलस जो है, मैं रिव्यू ऑफ डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले है कैलकुलस। कैलकुलस जो है ये बेसिकली ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि जिसमें कंटिन्यूस चेंज को स्टडी किया जाता है बेसिकली। सो कैलकुलस इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द कंटिन्यूस चेंज। अब कैलकुलस जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है उसके कोर एरियाज़ हैं। फ़र्ज़ करें एक डिफरेंशियल कैलकुलस इसका कोर एरिया है, डिफरेंशियल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, दिस इज कोर एरिया। कैलकुलस जो है उसका कोर एरिया है एक डिफरेंशियल कैलकुलस। इसी तरह इंटीग्रल कैलकुलस है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में जो भी डिटेल्स हैं उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के कंसेप्ट्स को। डैट इज़ अ कोर एरिया ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस जो है ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट में मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, जबकि डिफरेंशिएशन जो है ये एक टॉपिक है जो कि एक कोर एरिया है जो कि कैलकुलस में का सबसेट है और कैलकुलस में पढ़ा जाता है। अब देखें, इसमें जो डिफरेंशियल्स हैं, कैलकुलस है या डिफरेंशिएशन जो है, इसमें ये चीज़ है कि इसमें हम रेट ऑफ चेंज को बेसिकली डिस्कस करते हैं। देखें, जो डिफरेंशियल कैलकुलस का सेंट्रल आइडिया है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। बेसिकली हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखें, जब हम किसी भी ग्राफ को अगर हम स्टडी करते हैं, फ़र्ज़ करें एक हमारे पास है जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की है। फ़र्ज़ करें ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ। देखें, ये एक ए पॉइंट है और ये एक सेकंड पॉइंट मैं लेता हूँ इसी लाइन के ऊपर, बी पॉइंट। देखें, हम स्लोप को स्टडी कर चुके हैं कि स्लोप जो है डैट इज़ इक्वल टू, इस केस में क्या होगा, फ़र्ज़ करें एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे एक्स की एक वैल्यू है, इस पॉइंट पे भी एक्स की वैल्यू है। तो अगर मैं इसकी चेंज को मैं देखूँ और इसको भी मैं देख लेता हूँ, चलिए इसको पहले परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहाँ तक आता है। तो जो x के अंदर चेंज है वो यहाँ से यहाँ तक ये है बेसिकली। इसको मैं डेल्टा चेंज x कह देता हूँ, दिस इज़ डेल्टा x। और y में जो चेंज आ रहा है a से b पॉइंट तक, उसको मैं डेल्टा y से डिनोट कर देता हूँ। तो स्लोप की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो उस पे यही होगा, राइज ओवर रन मीन्स के डेल्टा y ओवर डेल्टा x। इसमें यही होगा, स्लोप जो है वो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यानी राइज ओवर रन हम इसको कह देते हैं। हम डिफरेंशिएशन के टॉपिक की एक रिव्यू के तौर पर इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, कंसेप्ट को, कि अगर हमने इस ग्राफ लाइन पे पॉइंट ले लिए। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो ये जो डेल्टा है जो ट्रायंगल शेप में होता है, ये एक ग्रीक लेटर है
और ये अपर केस है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा, अपर केस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, अपर केस है ये, और ये जो डेल्टा है दिस इज आल्सो डेल्टा बट दिस इज लोअर केस। ये दोनों ही बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये ग्रीक लेटर्स हैं, ग्रीक लेटर्स। अच्छा डेल्टा का हमने देख लिया, तो यहाँ पे हमने स्लोप को क्या कहा है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यानी राइज ओवर रन। देखिए इस जो मैं बताना चाह रहा हूँ जो बात वो ये है कि इस लाइन में आप किसी भी पॉइंट पे जब स्लोप फाइंड करते हैं तो वो स्लोप सेम होगी, ठीक है। ये पॉइंट्स बेशक कितने ही आप करीब ले लें या कितने ही आप दूर पॉइंट्स ले लें, कोई से दो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर अगर आप ले लेते हैं तो वो दोनों सेम होंगे। यानी कोई भी लाइन जो है फॉर एनी लाइन इट इज़ एसोसिएटेड विद सम स्लोप, इसकी कोई ना कोई स्लोप होती है, बिकॉज इट हैज़ अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज। इस लाइन के केस में आप देखते हैं कि कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज है, और दूसरी जो बात है वो ये है कि इसकी जो स्लोप है वो हर पॉइंट पे सेम होगी। ये दो पॉइंट्स आप अपने जहन में रखें, फिर आपको डिफरेंशियल्स का कैलकुलस का जो कंसेप्ट है वो समझ आएगा। देखें इसमें इफ़ वी टेक एनी टू पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, मैं रिपीट कर देता हूँ, पहली बात मैंने ये कही, फॉर एनी लाइन, फॉर ए लाइन इट इज़ एसोसिएटेड विद अ स्लोप बिकॉज इट हैज़ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज। पहली बात मैंने ये कही कि कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज है, इसलिए इसकी कोई ना कोई स्लोप है। दूसरी बात मैंने ये कही, इफ़ वी टेक एनी टू पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, एनी टू पॉइंट्स, नो मैटर हाउ अपार्ट आर क्लोज टुगेदर द पॉइंट्स आर, वो दोनों पॉइंट्स कितने ही करीब हैं या कितने दूर हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू विल गेट सेम स्लोप। आप उन दोनों पॉइंट्स की जब आप स्लोप लेंगे तो वो सेम होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। इस लाइन के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स की जो स्लोप होगी वो सेम होगी। ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात थी, अब तीसरी बात ये है कि वी कैन थिंक ऑफ रेट ऑफ चेंज। हम इस स्लोप की मदद से रेट ऑफ चेंज को हम स्टडी करते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व जो है उसकी हमें इस मतलब स्लोप से समझ नहीं आ रही। उसके लिए मैं आपको एक और फिगर बना के समझाता हूँ एक कंसेप्ट को। देखें हम अगर इसी तरीके से एक और लाइन ले लेते हैं, कर्व ले लेते हैं, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। तो अगर हम ऐसी लाइन लेते हैं, फ़र्ज़ करें हम ये वाली लाइन ले लेते हैं, इस तरीके से ये कर्व ले लिया हमने, तो मुझे बताएं अगर मैं यहाँ पे ये दो पॉइंट्स ले लेता हूँ, ए से लेकर बी तक, ये ए है ये बी है, आप इन दो पॉइंट्स की स्लोप देखें और फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक दो पॉइंट्स, ये सी और डी पॉइंट्स में ले लेता हूँ, तो आप इसकी भी स्लोप चेक करें, ये दोनों स्लोप्स बराबर नहीं आएंगी। ठीक हो गया। आप इसको लिंक कर सकते हैं प्रीवियस क्लास में जो आपने पढ़ा है, जब आप डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को समझ रहे थे, तो टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पॉइंट का जो कंसेप्ट है, किसी पॉइंट पे किसी कर्व के पर जो टेंजेंट होता है किसी पॉइंट पे, टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पॉइंट, उस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा रिव्यू करें, रिकॉल करें, या प्रीवियस लेक्चर आप दोबारा सुन लें, तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि देखें जब आप इस कर्व के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स ए बी की जब आप स्लोप ले रहे हैं या सी से लेकर डी तक की आप स्लोप ले रहे हैं, तो दोनों की स्लोप बराबर नहीं आएगी। ये देखें सेकेंड लाइन आप लें, फ़र्ज़ करें ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों की स्लोप आपस में बराबर कभी भी नहीं आएगी। क्यों? यहाँ पे हायर स्लोप है, यहाँ पे हायर स्लोप है, सी और डी की जो स्लोप है डेट इज़ हायर देन द स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी की जो स्लोप है वो कम है सी डी की स्लोप से।
सी डी की स्लोप हायर है। अब यहाँ पे देखें व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट दीज पॉइंट्स। तो आप समझ सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन पॉइंट्स पे सेम नहीं होगा। तो जो इंस्टेंटेनियस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशिएशन जो है दैट टेल्स अस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इस चीज़ का जवाब जो है हमें डिफरेंशिएशन देती है। डिफरेंशियल कैलकुलस हमें इस चीज़ का जवाब देती है। तो आप यहाँ लिखें दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दिस इज़ सेंट्रल आइडिया ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस एंड डिफरेंशिएशन टेल्स अस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो अब डिफरेंशिएशन क्या हो गया? डिफरेंशिएशन जो है इज़ अ स्पेसिफिक मेथड और ऑपरेशन। बेसिकली डिफरेंशिएशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है विच इज़ यूज टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन is a specific method or operation used to find derivative of a function। किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो फाइंड करने का जो स्पेसिफिक मेथड और ऑपरेशन है डैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। देखिए हमने डिफरेंशिएशन को इन समवट डिटेल डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन के बाद आप एक मैं स्टार लगा दिया इसके साथ। देखिए अगली बात हम ये करते हैं कि डेरिवेटिव्स जो हैं वो क्या है? डेरिवेटिव्स आर द रिजल्ट्स ऑफ परफॉर्मिंग अ डिफरेंशिएशन प्रोसेस। डेरिवेटिव्स जो हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेरिवेटिव्स आर द रिजल्ट्स ऑफ परफॉर्मिंग a differentiation process upon a function or expression। देखिए मैंने आपको डेरिवेटिव्स का बता दिया। डेरिवेटिव्स आर रिजल्ट्स ऑफ परफॉर्मिंग अ डिफरेंशिएशन प्रोसेस अपॉन अ फंक्शन और डेरिवेटिव और एक्सप्रेशन। डेरिवेटिव्स बता दिया और डेरिवेटिव से हमने डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर दिया कि डिफरेंशिएशन इज़ ए स्पेसिफिक मेथड और ऑपरेशन यूज टू फाइंड डेरिवेटिव। तो हमने स्लोप को डिस्कस कर लिया, हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को डिस्कस कर लिया, हमने कैलकुलस को डिस्कस कर लिया। कैलकुलस में और डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बाय द वे बताना चाहता हूँ कि देखिए जो आपकी बुक के इंट्रोडक्शन में जब इस चैप्टर में ये कहा गया है कि न्यूटन और लीबनिज़ ये दोनों जो मैथमेटिशियन और फिजिस्ट थे जो इन्होंने सिमल्टेनियसली जो ये दोनों हम असर थे इन्होंने सिमल्टेनियसली जो है वो क्वांटिटीज़ की चेंज को जो है वो स्टडी किया था और इन्होंने डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को डिवाइस किया। तो
बहरहाल इसमें देखें कि इन मैथमेटिशियंस ने, फिजिक्स जो थे, इन्होंने डेरिवेटिव को उसकी जो नोटेशन है उसको भी डिफरेंट अंदाज में ही बयान किया है। तो यहाँ पे मैं इस कंसेप्ट को ये लिखता हूँ कि डेरिवेटिव एज ए कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, या रिव्यू ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहली बात जो मैंने की है, फर्स्ट थिंग दैट इज़ डेरिवेटिव एज अ कंसेप्ट। एज अ कंसेप्ट, ये मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली एक कंसेप्ट के तौर पर। ये रिव्यू ऑफ डिफरेंशिएशन थी। कैलकुलस क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, हमने स्लोप को देखा, स्लोप के बाद हमने इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ चेंज है उसको देखा है, फिर हमने डेल्टा भी डिस्कस कर लिया क्या होता है, फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बाद हमने डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया, डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम मुख्तसर सा इसमें जो लीबनिज़ और न्यूटन वगैरह ने जो नोटेशंस दी हैं उसको भी देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले है, इसको मैं लिखता हूँ डेरिवेटिव नोटेशन रिव्यू। डेरिवेटिव नोटेशन रिव्यू। देखें, सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यूटन की। चलें बात कर लेते हैं, इसको मैं सेकंड टॉपिक लिख रहा हूँ। पहला टॉपिक क्या था जो हमने डिस्कस किया, दैट इज़ डेरिवेटिव एज अ कंसेप्ट। अब ये जो सेकंड टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ, डेरिवेटिव नोटेशन रिव्यू है। डेरिवेटिव नोटेशन रिव्यू में मैं ये देखना चाह रहा हूँ, हम गो थ्रू हो जाएं कि मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस ने किस तरह मुख्तलिफ अंदाज में डेरिवेटिव को नोटेशन दी। देखें, सबसे पहले अगर हम न्यूटन की नोटेशन को देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूटन्स नोटेशन। न्यूटन जो हैं, आपको पता है, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन और फिजिक्स थे। ये 18th सेंचुरी में इनकी डेथ हुई है। तो इन्होंने जो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को किस तरह डिनोट किया है, इन्होंने ये लिखा कि किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ जो है वो कैसे ज़ाहिर किया। फंक्शन जो है ए डॉट ओवर फंक्शन, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ डॉट ओवर, यानी न्यूटन ने डेरिवेटिव को कैसे डिनोट किया है, फंक्शन के ऊपर डॉट लगा के। यानी ये फंक्शन है f, तो ए डॉट ओवर f का क्या मतलब था, उस फंक्शन का डेरिवेटिव बेसिकली। यानी अगर फंक्शन को अगर हम कहें कि इफ़ y इज़ इक्वल टू फंक्शन f ऑफ x या f इन x, तो देन न्यूटन की नोटेशन के मुताबिक हम कहेंगे कि y ए डॉट ओवर इट इज़ इक्वल टू f डॉट ओवर इट इन x। ये इस तरीके से हम न्यूटन के तरीक़ाकार के मुताबिक डेरिवेटिव को नोटेशन दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये न्यूटन साहब जो थे, ये 18th सेंचुरी में इनकी डेथ हुई है। अच्छा, इसके साथ इनके हम असर ही थे लीबनिज़ नोटेशन क्या है। अच्छा, लीबनिज़ नोटेशन जो है, लीबनिज़ जो थे ये जर्मन मैथमेटिशियन और फिजिक्स थे। इनकी भी 18th सेंचुरी में, अर्ली 18th सेंचुरी में डेथ हुई है। लीबनिज़ नोटेशन क्या है, ये किसी भी फंक्शन एफ एक्स को किस तरह लिखते हैं, डी ओवर डी एक्स। यहाँ पे याद रखें, यानी अगर इफ़ मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, किसी फंक्शन y का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, उसको डी वाई ओवर डी एक्स से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे आप ये जहन में रखें
कि डी ओवर डी एक्स इज़ एन ऑपरेटर, यानी लीबनिज़ ने जो नोटेशन दी है डिफरेंशिएशन को, उसमें डी ओवर डी एक्स जो है दिस इज़ एन ऑपरेटर। इससे मुराद डी वाई ओवर डी एक्स का कोशेंट नहीं है। ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है, और ज़्यादातर ये लीबनिज़ का ही जो नोटेशन है यही हम यूज़ करेंगे। देखें, इसको आप लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज़ नॉट quotient of dy एंड dx। देखें, इसमें जो समझने वाली बात है एक तो ये है कि dy ओवर dx जो है ये dy और dx का कोशेंट नहीं है, बल्कि d ओवर dx जो है d ओवर dx इज़ एन ऑपरेटर। ठीक है जी, ये था लीबनिज़ नोटेशन। तो लीबनिज़ ये जर्मन थे, न्यूटन जो है वो इंग्लिश मैथमेटिशियन और फिजिक्स थे। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं जो कि न्यूटन और लीबनिज़ के कंसेप्ट्स को जिन्होंने एक्सटेंड किया था, वो मैथमेटिशियन है लैग्रेंज। लैग्रेंज नोटेशन। देखिए, लैग्रेंज जो थे ये इटालियन फ्रेंच थे बेसिकली, फिजिस्ट और मैथमेटिशियन, और इनकी अर्ली 19th सेंचुरी में डेथ हुई है। यानी ये लीबनिज़ और न्यूटन के बाद आए हैं। इन्होंने किसी फंक्शन को डेरिवेटिव को प्राइम के तौर पे ज़ाहिर किया, यानी डेरिवेटिव ऑफ f इज़ इक्वल टू f प्राइम। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, f डैश को हम कैसे पढ़ लेते हैं, f प्राइम, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ f प्राइम। तो लैग्रेंज ने जो नोटेशन दी वो प्राइम नोटेशन है, यानी y प्राइम को f प्राइम से ज़ाहिर कर सकते हैं, इफ़ y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। तो यानी यहाँ लिख दें इफ़ y is equal to f in x, then y prime is equal to f prime in x। तो न्यूटन, लीबनिज़, फिर लैग्रेंज, इसके बाद चौथा भी है आयलर। मैथमेटिशियंस थे, फिजिक्स थे, उनका नाम है आयलर। नंबर 4 पे मैं यहीं पे ही लिख देता हूँ, सिंपल सी चीज़ है। ये स्विस मैथमेटिशियन थे आयलर, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी ये, और इनका नाम था जी आयलर नोटेशन। आयलर नोटेशन क्या है, वो किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को लिखते थे डेरिवेटिव ऑफ f इन x। सिंपल सी बात है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेरिवेटिव नोटेशन रिव्यू। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो क्लास 11 मैथमेटिक्स है उसमें डिफरेंशिएशन को जो बाय डेफिनेशन कंसेप्ट पढ़ा है, उसके बाद हमने सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट रूल्स को स्टडी किया था। उसके बाद हमने जो इसके कंसेप्ट्स थे उसको अप्लाई किया था पॉलिनोमियल और रैशनल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए। अब हम इस क्लास में डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट्स को एक्सटेंड करेंगे और हम ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन सब के जो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इसमें ये देख चुके हैं रिकॉल कंसेप्ट्स में। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए, हम बाय डेफिनेशन जो डेरिवेटिव फाइंड करते थे, हमारे पास जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी उसमें हमने देखा कि फंक्शन का जो चेंज है डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x, यहाँ पे लिमिट डेल्टा x
अप्रोचेस 0 है। ये हमारे पास बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन था, यानी इसको हमने कहा था एफ प्राइम एक्स। डेरिवेटिव की ये डेफिनेशन भी हम लास्ट क्लास में तफसील में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे अब कुछ कंसेप्ट्स ये कैसे हमने फाइंड आउट किए थे। हमने डेरिवेटिव फ्रॉम बिगिनिंग, हमने जो मेथड यूज़ किया था उसको हमने कहा था डेरिवेटिव फ्रॉम बिगिनिंग इसको हमने ए बी इनिशियो मेथड भी कहा था। दिस इज़ एब इनिशियो मेथड। देखिए ये एब इनिशियो जो फ्रेज़ है ये एक लैटिन फ्रेज़ है, लतीनी ज़बान की, जिसका मतलब है फ्रॉम बिगिनिंग। लैटिन फ्रेज़ मीनिंग फ्रॉम बिगिनिंग। हमने इसको डेल्टा मेथड भी कहा था, सॉरी दिस इज़ डेल्टा मेथड। हमने जो डेरिवेटिव की ये डेफिनेशन फाइंड आउट की थी, हम कहते हैं डेरिवेटिव फ्रॉम बिगिनिंग, एब इनिशियो मेथड, डेल्टा मेथड, 4 स्टेप मेथड भी इसको कहते हैं, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, डेरिवेटिव फ्रॉम बिगिनिंग भी कहते हैं, वट एवर। ये हम डेफिनेशन को रिकॉल किया। अब हम बात करते हैं कि हमने जो रूल्स पढ़े थे डेरिवेटिव के वो क्या थे डेफिनेशन के बाद। देखिए इसको हमने, ये जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, डेरिवेटिव की इस डेफिनेशन को हमने क्या लिख दिया था कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इफ एग्जिस्ट्स। ये हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन में पढ़ लिया था। बहरहाल हमने इसको जो है डेरिवेटिव जो है हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट को बताता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बाद हम बात करते हैं कि हमने रूल्स कौन से पढ़े थे। सबसे पहले हमने पावर रूल पढ़ा था। पावर रूल में हमने क्या देखा था, फर्स्ट वन इज़ पावर रूल। पावर रूल क्या था कि किसी भी डेरिवेटिव जो है एक्स रेज टू पावर एन का, ये क्या होता है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और पावर के नीचे जो रकम है उसका फर्दर डेरिवेटिव दैट विल बी इक्वल टू 1 इन दिस केस। यानी इसको हम लिखेंगे पावर के नीचे जो रकम है उसका फर्दर डेरिवेटिव, इट विल बी इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 वेयर n belonging to any real number r। ये हमने पावर रूल पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। फिर हमने कांस्टेंट रूल देखा। कांस्टेंट रूल क्या है, कांस्टेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये है कि किसी भी कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो ज़ीरो होता है। डेरिवेटिव ऑफ c फॉर एनी कांस्टेंट with respect to some variable x is equal to 0 for all c belonging to set of real numbers। देखिए इनमें जहाँ भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम अगर कोई फंक्शन लेते हैं ux लेते हैं या v इन x लेते हैं तो वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस होंगे जो भी हम डेफिनेशंस लिख रहे हैं, और c को हम कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ़र्ज़ कर रहे होते हैं। देखिए कांस्टेंट मल्टीपल रूल था, फिर ये एक रूल था, सेकंड ये था, फिर इसके बाद था जी कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या है, किसी भी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है u,
को अगर सी से मल्टीप्लाई हो रहा था उसका हमने जब डेरिवेटिव लिया ऑपरेटर, तो ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट शुरू में आ गया और फंक्शन u का डेरिवेटिव ले लिया गया। इसको हम सी यू प्राइम से डिनोट कर देते हैं। दिस इज़ रूल फॉर कांस्टेंट मल्टीपल। फिर हमने सम एंड डिफरेंस रूल देखा। इसके बाद सम एंड डिफरेंस रूल, हमने डिफरेंशिएशन का सम और डिफरेंस रूल क्या देखा। इसके बाद हमने सम एंड डिफरेंस रूल पढ़ा। सम एंड डिफरेंस रूल बहुत इजी था। आप जानते हैं कि अगर दो फंक्शंस जो डिफरेंशिएबल होते हैं, u और v दो फंक्शंस थे, अगर वो दोनों प्लस हो रहे हैं या उन दोनों का डिफरेंस है माइनस है, उन दोनों का जब हमने डेरिवेटिव लिया था तो वो किसके इक्वल था, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव u प्राइम प्लस माइनस v प्राइम। इसके बाद दो रूल्स रह गए, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। प्रोडक्ट रूल में हमने क्या देखा था, दो फंक्शंस हैं u और v इन x, दो फंक्शंस हैं, वो दोनों का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों फंक्शंस, और उनका जब हमने डेरिवेटिव लिया था वो किसके इक्वल था, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। कोशेंट रूल में क्या था, जब दो फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन ओवर सेकंड फंक्शन v था, तो इसका रूल क्या हमने पढ़ा, सेकंड फंक्शन जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया इसका, और ऊपर क्या था नोमिनेटर में, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज़ माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। इसमें हमने ये कहा था कि कोई भी हमारे पास जो v फंक्शन है इन x, वो उसकी डोमेन में कोई भी फॉर ऑल द डोमेन, फॉर ऑल x इन द डोमेन vx जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं, डेट इज़ डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव से आपका चैप्टर नंबर 2 फार्मली स्टार्ट हो रहा है। हम डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन पहले मालूम करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो हम फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड से ही निकालते हैं। देखिए, हम साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट, ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे अभी। इस हवाले से आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम एंगल को हमेशा रेडियन में ही लेते हैं। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह थोड़ी सी डिटेल में अगर हम जाएं तो हमें पता चलता है कि जो डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन है वो प्योरली को साइन फंक्शन के इक्वल हो जाता है विदाउट एनी मैसी नंबर्स, एक्स्ट्रा मैसी नंबर्स। कैसे, यानी अगर आप कैलकुलस में, पूरी की पूरी कैलकुलस में ही एंगल जो है उसको हम रेडियन में ही लेते हैं। अगर हम रेडियन में नहीं लेते एंगल को तो होगा ये कि हमारे पास जो फैक्टर है पाई बाई 180 डिग्री वाला, जो कि हर एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसको हमने अगर डिग्री में करना है, कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पाई बाई 180 मल्टीप्लायर है ये हर डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स ऑफ साइन, कॉस, टैन हर किसी के साथ जो है ना वो आएगा। तो इस चीज़ को, इससे गेट रीड ऑफ हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसको, चूँकि ये बहुत इजी स्टेप में हमें चीज़ें समझ आ जाती हैं, और प्योर साइन फंक्शन जो है, साइन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो प्योर को साइन फंक्शन के ही इक्वल हमें मिल जाता है। अगर हम इस चीज़ को नहीं लेते तो पाई बाई 180 का जो फैक्टर है वो तमाम स्टेप्स में साथ चलता है। देखिए, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ जब साइन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हम सबसे पहले लेट करते हैं y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं। हम एब इनिशियो मेथड या बेसिक प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करने लगे हैं। हमने साइन x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब दिस इम्प्लाइज के y प्लस डेल्टा y
इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट, देखिए 2 क्या है, y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। y के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x। इसके बाद हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा x के साथ, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में लिमिट भी ले लेते हैं डेल्टा x अप्रोचेज 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0। तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड में जो है वो dy ओवर dx रह गया, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x ओवर डेल्टा x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, देखें हम साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा फार्मूला पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। वो क्या था, आप यहाँ लिखेंगे सिंस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इज़ इक्वल टू किसके है, 2 cos साइन, 2 cos साइन। यहाँ पे क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा लिमिट, ये फार्मूले को मैंने रेफरेंस के तौर पे इधर लिख दिया। हमारे पास हो जाएगा जी dy ओवर dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। यहाँ पे फार्मूला क्या लग गया, 2 cos साइन ओवर डेल्टा x एज इट इज़। तो यहाँ पे दोनों अल्फ़ा और बीटा ऐड हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 2, यानी यहाँ पे आएगा x प्लस डेल्टा x प्लस x डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आ जाएगा जी dy ओवर dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 cos ये x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x प्लस ये हो जाएगा जी cos 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2 साइन x और x कैंसिल हो गए, डेल्टा x ओवर 2 ओवर ये डेल्टा x है। और अगर ये वाला जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ नीचे आके इसके साथ ओवर 2 हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई मज़ीद करें तो हम इन दोनों प्रोडक्ट की जो लिमिट है वो अलग-अलग कर सकते हैं। यानी इसको हम लिखेंगे लिमिट ऑफ, पहले हम फंक्शन लिखते हैं, ये हो जाएगा जी 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2, इसकी लिमिट भी डेल्टा x अप्रोचेज 0 और डेल्टा x अप्रोचेज 0 लिमिट किसकी, साइन ऑफ डेल्टा x ओवर 2 ओवर डेल्टा x ओवर 2। हमने दोनों की लिमिट्स को अलग कर दिया, यानी ये जो पोर्शन है इसकी लिमिट हमने अलग कर दी, इसकी लिमिट अलग कर दी। देखिए ये हमारा जो बेसिक फार्मूला है साइन x ओवर x लिमिट x अप्रोचेज 0 डेट इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे आप लिख देंगे सिंस लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 अगर हो और साइन थीटा ओवर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 इन कैलकुलस, तो यहाँ पे हम क्या लिखते होते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू, हमने लिमिट यहाँ पे पुटअप कर दी,
तो डेल्टा एक्स ज़ीरो हो गया, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास कोसाइन ऑफ 2x प्लस 0 ओवर 2 इंटू 1 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 उस फार्मूले से, क्योंकि एंगल ये इक्वल है दोनों का, साइन है और डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोच 0 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, d ओवर डी एक्स ऐसे ही, और y की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन x, क्योंकि हमारे पास हमने y किसके इक्वल रखा है, साइन x को y के इक्वल लेट किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट अप कर दी, डैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई ख़त्म होगी बात, 2x ओवर 2, तो ये कोसाइन ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, यानी साइन x का जो डेरिवेटिव है वो कोसाइन x के इक्वल होता है। अब आपकी बुक में ये लिखा है प्रूव बाय डेफिनेशन कि कोसाइन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है, वो भी हम कर देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन x, सेकंड है जी डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन x, यहाँ पे हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू कॉस x, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लिया। y प्लस डेल्टा y, आपकी बुक में इसको डेल्टा y को वो h से डिनोट कर रहा है, बहरहाल इसको हम लिखेंगे कोसाइन ऑफ x प्लस डेल्टा x, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 we get y plus delta y minus y equal to cosine of x plus delta x माइनस कॉस एक्स, वाई वाई के साथ कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा डेल्टा वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स से दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं, और उससे नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 ले लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ये क्या हो जाएगा जी, कॉस माइनस कॉस का फार्मूला क्या था जो हमने पढ़ा हुआ है, कॉस माइनस कॉस का फार्मूला है -2 साइन साइन, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू -2 साइन साइन, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ये हमने फार्मूला है जो कि यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 -2, और यहाँ पे आप लिखेंगे साइन, यानी x प्लस डेल्टा x प्लस x ओवर 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, और होल डिवाइडेड बाय क्या था, डेल्टा x। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये हो जाएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 -2 साइन 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2 साइन डेल्टा x ओवर 2 ओवर डेल्टा x। इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, 2 इधर आके डेल्टा x के साथ लगा देंगे, यानी इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ, माइनस को हम वैसे ही रहने देते हैं, 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2 साइन ऑफ डेल्टा x ओवर 2 ओवर, आप क्या करेंगे इसको डेल्टा x ओवर 2 के,
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 एज इट इज़। देखिए यहाँ पे आप लिमिट इन दोनों की अलग-अलग कर देंगे और माइनस जो है आपको पता है लिमिट की सूरत में बाहर आ जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 साइन ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 ओवर, ये क्या हो जाएगा जी, इसमें फिर ये 1 के इक्वल हो जाएगा। आप लिखेंगे सिंस लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 0 ओवर 2 इंटू 1। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ 2x ओवर 2 यानी माइनस साइन x के। तो dy ओवर dx को हम लिखेंगे d ओवर dx ऑफ कोसाइन फंक्शन माइनस साइन x के इक्वल आ गया। यानी हमारे पास साइन x का जो डेरिवेटिव है वो कोसाइन x आ गया cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आ गया। हमने साइन और कोसाइन फंक्शंस जो हैं दोनों के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनीशन। तो लेकिन आपके कोर्स में जो रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको बाय डेफिनीशन उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं किया गया, बल्कि प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल्स के ज़रिए से उनको फाइंड आउट किया गया है। तो हम भी आपको बुक को ही फॉलो करेंगे और टेंजेंट को टेंजेंट, सीकेंट और कोसीकेंट के जो डेरिवेटिव्स हैं वो हम यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या फ्रॉम बिगिनिंग या अब इनिशियो मेथड से नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल वगैरह यूज़ करके ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टेंजेंट फंक्शन में हम क्या करेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू tan ऑफ x, यानी हम टेंजेंट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, y इक्वल टू हम इसको लिखेंगे sin x ओवर cos x, sin x ओवर cos x हो गया। अब इसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा जी, ये हो जाएगा dy ओवर dx, ये हो जाएगा क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा। क्वोशिएंट रूल क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी cos x का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ आएगा ऊपर, नोमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव है, प्राइम के साथ हम इसको लिख रहे हैं। डी ओवर डी एक्स भी लिखा जा सकता है, माइनस नोमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हुए डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, कॉज एक्स एज इट इज़। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव है जी कॉज एक्स माइनस एज इट इज़ साइन एक्स एज इट इज़, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे और ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पे हम इधर लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 के, ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंट, तो हम इसको लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स। हम y की वैल्यू वापस पुटअप कर रहे हैं, तो 1 ओवर कॉस क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास tan का डेरिवेटिव आ गया। tan का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसी तरह हम cot x का डेरिवेटिव भी फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव
ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन। कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट करेंगे y इज इक्वल टू कॉट ऑफ x, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा cos x ओवर sin x। कोशेंट फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू कोशेंट फार्मूले से क्या आएगा sin x स्क्वायर डिनोमिनेटर में, sin x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस cos x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लिखेंगे sin x, cos x का डेरिवेटिव है जी माइनस sin x, माइनस cos x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया ओवर sin x का स्क्वायर। देखिए ये क्या हो जाएगा, sin x इंटू साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। इसको -1 कॉमन चला गया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रह जाएगा ओवर साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लिखेंगे माइनस कॉमन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा ओवर साइन स्क्वायर एक्स। ये किसके इक्वल होता है, -1 ओवर साइन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो हैंस आप क्या लिखेंगे, ये dy ओवर dx था, तो d ओवर dx ऑफ y क्या है, cot x है, इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लिए हैं। sin x का डेरिवेटिव cos x है, cos x का माइनस sin x है, tan का सीकेंट स्क्वायर है और कोटेंजेंट का cot का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर हो गया। अब हम डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। सीकेंट फंक्शन के लिए हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू सीकेंट x। सीकेंट x का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। देखें यहाँ पे हम इसको अगर सीकेंट x को 1 ओवर cos लिख लें तो कोई इशू नहीं है इसमें। y इज इक्वल टू हम इसको लिखेंगे 1 ओवर cos ऑफ x, या इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू cos x की पावर -1। यहाँ पे हम पावर फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी dy ओवर dx। तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, पावर शुरू में पावर फार्मूला लग रहा है, पावर में से -1 किया इंटू पावर के नीचे जो रकम है जिसकी पावर है उसका फर्दर डेरिवेटिव, यानी cos x का फर्दर डेरिवेटिव। ये हमने पावर फार्मूला सिंपली यूज़ किया। तो ये हो जाएगा जी dy ओवर dx इक्वल टू -1 इंटू cos x की पावर जो है वो -2 हो गई, और cos x जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं, डेट इज़ माइनस साइन एक्स। तो देखें ये माइनस और ये माइनस प्लस हो रहे हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस हमने प्लस कर दिया, साइन एक्स एज इट इज़ लिख दिया और cos x की पावर -2 इसको हम रेसिप्रोकल बना दिया उसका, यानी 1 ओवर cos स्क्वायर एक्स लिख दिया। तो इसको हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर cos x, और फिर इसको लिखते हैं साइन x ओवर cos x। देखिए इसको हमने cos को एक इधर लिख लिया, एक इस तरफ लिख लिया, तो यहाँ पे d ओवर dx ऑफ क्या आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा जी सीकेंट फंक्शन सीकेंट x, तो ये हो जाएगा सीकेंट x और ये हो जाएगा टेंजेंट x।
हमारे पास सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, सीकेंट टेंजेंट। आखिर में हम कोसीकेंट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। लेट y इज इक्वल टू कोसीकेंट एक्स। आप कोसीकेंट को क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 ओवर साइन एक्स और y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर -1। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम हासिल करेंगे dy ओवर dx। पावर शुरू में पावर फार्मूला लग रहा है, साइन एक्स पावर में से -1 किया और पावर के नीचे जो रकम है सारी की सारी उसका फर्दर डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 साइन एक्स रेज टू पावर -2 और साइन एक्स का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू कॉस एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, साइन एक्स को नीचे ले जाएंगे, यानी ये -1 एज इट इज़ रहा, 1 ओवर साइन स्केयर एक्स हो गया नीचे आके और कॉस एक्स एज इट इज़ है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, -1 इंटू 1 ओवर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। स्प्लिट किया हमने, देखिए कॉस एक्स एक साइन एक्स इसके नीचे आ गया और एक 1 ओवर साइन एक्स ही रहा, तो इसको हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसीकेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा कोसीकेंट और ये हो जाएगा कोटेंजेंट, कोसीकेंट कोटेंजेंट। ये हमारे पास फार्मूला है कोसीकेंट एक्स के डेरिवेटिव का। देखें हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर एक्स है और कोटेंजेंट का माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स है। सीकेंट एक्स का सीकेंट टेंजेंट है और कोसीकेंट एक्स का माइनस कोसीकेंट कोटेंजेंट है। इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि माइनस किसके साथ लग रहा है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है उसका जो डेरिवेटिव है वो माइनस में आएगा, यानी कॉस का माइनस में आया, इसी तरह कॉट का भी माइनस में आया और कोसीकेंट का भी माइनस में आया। और जिनका फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सी से स्टार्ट नहीं हो रहे 3 फंक्शंस वो पॉजिटिव हैं, यानी साइन का कॉस एक्स है सिर्फ, टैन का सीकेंट स्क्वायर है और सीकेंट का सीकेंट टेंजेंट है। ठीक हो गया। अब हम चेन रूल के हवाले से 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है जी द चेन रूल। चेन रूल का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस की कंपोजिशन क्या चीज़ होती है। देखें कोई भी फंक्शन दैट इज़ नेस्टेड इनटू एन अदर फंक्शन इज़ कॉल्ड ए कंपोजिट फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन में नेस्टेड होता है उसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन nested inside another function is called कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन के बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम 2-3 चीज़ें देखते हैं। देखें इसकी नोटेशंस हैं एक तो, और दूसरी चीज़ है कि नोटेशंस कौन सी हम ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। देखें अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, फ़र्ज़ करें कोई एफ फंक्शन है और जी फंक्शन है। इफ़ मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ जी जो है इज़ ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, इसमें वेरिएबल एक्स वाई हैं, एंड एफ एक फंक्शन है सच डैट वाई टू जी। तो देन हमारे पास
जो फंक्शन एफ ऑफ जी है, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ और जी क्या होगा, दैट विल बी अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू जेड, एक्स टू जेड इज कॉल्ड देयर कंपोजिशन। इन चीज़ों की जो ज़्यादा डिटेल में आपको समझ मैं यहाँ पे एग्जांपल से नहीं दूंगा, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हम सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही डिस्कस कर रहे हैं। देखें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये होता है कि किसी फंक्शन को, कोई भी फंक्शन जब किसी दूसरे फंक्शन में नेस्टेड हो तो उसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, मीन्स कि एक फंक्शन जी है, एक्स वाई में है, एक्स टू वाई है, और फंक्शन एफ वाई टू जी में है, तो उनकी जो कंपोजिशन है वो एक्स टू जेड होगी, यानी वाई जो है कॉमन है उसमें, दोनों में वेरिएबल। तो इसको हम कंपोजिशन इज कॉल्ड कंपोजिशन एंड इज डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे किया जाता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चंस जो हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स की बजाय हम क्वेश्चंस को ही जब सॉल्व करेंगे तो इसकी बकिया जो भी डिटेल रिक्वायर्ड है एज़ पर द कंटेंट्स ऑफ योर कोर्स वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। देखें, इसमें जो नोटेशन है सेट में, कंपोजिशन में, वो फंक्शनल नोटेशन भी है एक, और लीबनस की नोटेशन भी है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती है नोटेशन वो लीबनस की ही है। बहरहाल हम दोनों को ही बयान कर देते हैं यहाँ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में। देखिए, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इन फंक्शनल नोटेशन, फंक्शन नोटेशन क्या होगी इसकी, एक चीज़ तो ये है फंक्शन नोटेशन इसकी, वो क्या है कि अगर हम फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स ऑपरेटर है, ये किसके इक्वल होगा, हम फंक्शन एफ का डेरिवेटिव ले रहे हैं, यानी उसके ऊपर हम प्राइम लगा रहे हैं, और जो फंक्शन है जिसका वो कंपोजिट है उसका फर्दर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा होता है, यानी उसके फर्दर डेरिवेटिव को हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे पावर फार्मूला हमने पढ़ा था, पावर शुरू में पावर में से एक कम और पावर के नीचे जो रकम होती है उसका फर्दर डेरिवेटिव, यानी इसी तरीके से जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एफ फंक्शन जो है उसका आपने डेरिवेटिव एफ प्राइम से डिनोट कर दिया, लेकिन वो चूँकि सिर्फ एक्स नहीं है, एक और फंक्शन है पूरे का पूरा, तो इसलिए हम उसके फंक्शन के भी डेरिवेटिव को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज़ को हम एक और तरीके से, ये फंक्शन नोटेशन थी, हम लीबनस की नोटेशन यहाँ पे लिख देते हैं, इन लीबनस नोटेशन। ये क्या होगा, देखें उसमें हम ये लिखते हैं, इफ़ हमारे पास y जो है एक फंक्शन है, फ़र्ज़ करें कि एफ ऑफ यू है, यू वेरिएबल है उसमें, और एक और फंक्शन है u है, और वो फंक्शन है g ऑफ x के इक्वल फ़र्ज़ करें, तो देन हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू, देखें फंक्शन f की डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं तो u के लिहाज से करेंगे जो वो वेरिएबल है, यानी y की डिफ्रेंशिएशन u के लिहाज से, इट इज़ इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल u, और इस फंक्शन की वेरिएबल u की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको अगर हम लिखते हैं तो ये है डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो आप देखें डी यू और डी यू ये आपस एक दूसरे के इम्पैक्ट को ख़त्म कर रहे हैं, तो डी वाई और डी एक्स रह जाते हैं जो कि लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी। असल में ये सारी चीज़, इसको हम चेन रूल कहते हैं, इसी चीज़ को हम चेन रूल कहते हैं। चेन रूल क्या है, सेकंड थिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं, द चेन रूल इट्सेल्फ क्या है,
चेन रूल ये है, एक फार्मूला है जो हम कैलकुलस में यूज़ करते हैं टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। चेन रूल द चेन रूल is a formula in calculus which is used to find the derivative of a composite function। किसी भी कंपोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करने के लिए हम चेन रूल का सहारा लेते हैं, और वो चेन रूल क्या है वो मैं यहाँ बयान कर चुका हूँ। हम लीबनिज़ नोटेशन ही यूज़ करेंगे, यानी एक फंक्शन है y इक्वल है और u जो है इन टर्म्स ऑफ x है। चेन रूल की जो हम डेफिनेशन देख के हमने ये देखा कि कंपोजिट फंक्शन की जो डेरिवेटिव फाइंड करने का जो फार्मूला है उसको हम चेन रूल कहते हैं बेसिकली। तो उसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज करते वक्त कि एक वेरिएबल है y, एक x है, तो इन टर्म्स ऑफ दोनों ही इन टर्म्स ऑफ एन अदर कॉमन वेरिएबल उनको एक्सप्रेस किया गया होता है, और हम उसको यूज़ करके यही फार्मूला यूज़ करेंगे उसकी डिफ्रेंशिएशन को फाइंड आउट कर। तो इसकी रिमेनिंग जितनी भी डिस्कशन है हम वहाँ एक्सरसाइज में करेंगे। अभी देखें चेन रूल के हवाले से एक क्रिटिकल थिंकिंग है जो आपकी बुक में दी गई है। क्रिटिकल थिंकिंग है कि सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्केयर एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x मॉडुलस, देन द कंपोजिशन f ऑफ gx इज इक्वल टू x स्केयर is differentiable at x is equal to 0, although g of x is not differentiable at x is equal to 0. Does this contradict the chain rule? देखिए इसमें दो फंक्शंस हैं कंपोजिट फंक्शंस के हवाले से। पहले तो वो ये देखेंगे फंक्शंस की जो कंपोजिशन है एक्स स्केयर के साथ, हम दोनों को पहले डिफरेंशिएट करके देखते हैं। यानी गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्केयर है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन, इसको मैं प्रूफ इसका लिखता हूँ कि इसमें क्या है, कंट्राडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। देखें f ऑफ x किसके इक्वल है, एक्स स्केयर के, एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x मॉडुलस। इसको हम ये करते हैं कि कंपोजिट फंक्शन चले इनका लेते हैं, यानी f ऑफ gx जो है ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ gx के। तो f ऑफ gx मीन्स f of gx means x modulus, and x modulus means जब f of x modulus क्या होगा, x की जगह x modulus आ जाएगा, यानी x modulus का स्केयर हो जाएगा ये, और that will be equal to x स्केयर। अब अगर मैं इसकी, यानी ये हमने फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन ले लिया इन दोनों का, अगर मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करता हूँ प्राइम लगा के, फ़र्ज़ करें मैं इसको f ऑफ g प्राइम कर देता हूँ तो ये डेरिवेटिव हो गया, तो ये पावर रूल लग जाएगा, पावर शुरू में पावर में से कम, और जो फर्दर डेरिवेटिव है x का डेट विल बी इक्वल टू 1 वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो हमें ये कहा गया है कि जो कंपोजिट फंक्शन का है वो डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0। तो हम चेक करते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा। तो 2 इंटू 0 किया तो डेट इज इक्वल टू 0। सो द कंपोजिशन ऑफ बोथ द फंक्शंस f(x) एंड gx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें g ऑफ x की अगर हम बात करें तो g ऑफ x इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, एट x इज इक्वल टू 0। सो इसका मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो कंडीशंस ऑफ चेन रूल, is not satisfied। अब यहाँ पे की पॉइंट क्या निकला इन दोनों में,
यानी जो एफ ऑफ जी का कंपोजिशन फंक्शन का जो डिफरेंशिएबल हमने किया, उसको साबित किया कि ये डिफरेंशिएट हो गया है, और उसकी हमने x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड आउट की है। तो x इज इक्वल टू 0 पे जो उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो वो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 हो गया। ऑन द अदर हैंड जो जी ऑफ x है वो डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू 0 पे। तो इसमें जो असल चीज़ है बताने वाली वो ये है कि आप पहले ये समझें कि चेन रूल क्या कहता है। चेन रूल ये कहता है दो चीज़ें होती हैं किसी भी थ्योरम की, किसी रूल की। एक होती है नेसेसरी कंडीशन, एक होती है सफिशेंट कंडीशन। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो नेसेसरी या सफिशेंट कंडीशन दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर कोई भी फंक्शन है, फ़र्ज़ करें हम चेन रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चेन रूल जो है ये हमें एक कंडीशन देता है, किस चीज़ की, ऐसी कंडीशन देता है जो हमें गारंटी देती है डिफरेंशिएबिलिटी की। यहाँ मैं लिख देता हूँ, द चेन रूल gives a condition the chain rule gives a condition that guarantees differentiability। यानी हमें इस चीज़ की गारंटी मिल रही है कि ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो हैं उसके बारे में वो ये नहीं कहता कि वो भी डिफरेंशिएबल होंगे। इट डज नॉट से, इसको मैं सेमी कोलन में कर रहा हूँ, इट डज नॉट से डैट, यानी ये चेन रूल ये कहता ही नहीं है कि कंपोजिशन जो है, द कंपोजिशन कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो कब डिफरेंशिएबल? व्हेन वन ऑफ द फंक्शन, व्हेन वन ऑफ द फंक्शन इज नॉट, यानी उनमें से एक जो फंक्शन है वो अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये चीज़ तो चेन रूल कहता ही नहीं है। तो लिहाजा हैंस हम लिखते हैं, hence there is no contradiction, there is no contradiction to the chain rule। चेन रूल के साथ किसी भी तरह से ये कंट्राडिक्शन नहीं हो रही। असल में ये एग्जांपल हमें ये बता रही है कि हाइपोथेसिस ऑफ अ थ्योरम जो है वो सफिशेंट तो होते हैं लेकिन वो नेसेसरी नहीं होते। मेरे ख्याल इसकी इतनी ही एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। चूँकि इसका आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना लिंक भी नहीं है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको पहले एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा 2.1 को अच्छे तरीके से, उसके बाद इस चैलेंज को आप देखिएगा, फिर आपको एग्जैक्टली समझ आएगी कि इसमें असल में कहा क्या गया है। क्योंकि इसकी जो नेसेसरी और सफिशेंट कंडीशन है उसी को ही बेसिकली बेस बना के इसका आंसर है। बहरहाल ये है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन टू द चेन रूल। इट इज़ द हाइपो, बिकॉज, यहाँ लिख दें, बिकॉज हाइपोथेसिस ऑफ अ थ्योरम, किसी भी थ्योरम के जो हाइपोथेसिस होते हैं वो सफिशेंट होते हैं और सफिशेंट एंड नॉट ऑलवेज नेसेसरी। यानी एक साइड तो उसकी चलेगी, ज़रूरी नहीं कि दूसरी साइड भी चले थ्योरम की। बहरहाल ये था आपका चैलेंज, जो कि मैंने इसमें जो एग्जैक्ट आंसर है वो मैंने यही है। आप यहाँ पे इतना ही रखें कि देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन टू दी चेन रूल इन गिवन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को लेके किसी किस्म की कोई कंट्राडिक्शन मेरी नज़र में मौजूद नहीं है। अब जो हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक है इस डिस्कशन में वो है आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस का। देखिए पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं हम यहाँ पे लिखते हैं जी पैरामीट्रिक इक्वेशंस।
यानी आपका हमारा तीसरा ये टॉपिक है। बेसिकली पहला टॉपिक था हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, दूसरा चेन रूल था और उसी में ही ये क्रिटिकल थिंकिंग आ गई। और अब तीसरी जो हमारी डिस्कशन है डैट इज़ पैरामीट्रिक इक्वेशंस, यानी हम उसको डेरिवेटिव के तौर पे देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अगर फंक्शन जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है? सिंपल सी बात है, चेन रूल अप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन चेन रूल को हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट में छोटी सी मैं 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैरामीट्रिक इक्वेशन होती क्या है। पैरामीट्रिक इक्वेशन वो होती है कि हम किसी वेरिएबल फ़र्ज़ करें y है, उसको हम डायरेक्टली लिखने की बजाय इंस्टेड ऑफ राइटिंग y डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x, यानी अगर कोई फंक्शन y है इन x तो हम डायरेक्टली y को इन x लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, x और y को हम सेपरेटली एक थर्ड वेरिएबल की ज़ुबान में डिफ़ाइन कर देते हैं, जिसको हम पैरामीटर बेसिकली कहते हैं। यानी उसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है? अ पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्सप्रेसेस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कर्व एज फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ कॉल्ड पैरामीटर। तो इसमें होता क्या, फ़र्ज़ करें एक वेरिएबल है जी y है, डैट इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ g, उसको एज ए t के फंक्शन के तौर पे हमने बयान कर दिया y को, और जो x है उसको भी हमने एक डिफरेंट फंक्शन इन t में डिनोट कर दिया। ये दो हमारे पास वेरिएबल आ गए। देखिए यहाँ पे y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा हमने, बल्कि हमने y को भी इन टर्म्स ऑफ t लिख दिया है, x को भी इन टर्म्स ऑफ t लिख दिया है। ठीक हो गया। तो अब इन दोनों को अलग-अलग डिफ्रेंशिएट करके हम चेन रूल अप्लाई कर देते हैं और चेन रूल के ज़रिए से हमें डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x फाइंड आउट हो जाती है। तो हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ t है, तो आप t को किसके इक्वल लिखेंगे? एफ इनवर्स ऑफ x के। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 रखें और ये जो है आपकी y किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। तो अगर आप चेन रूल इन दोनों पे अप्लाई करते हैं तो आप सिंपल सा देख सकते हैं थ्रू चेन रूल dy ओवर dx किसके इक्वल होगा? हमारे पास इक्वल होगा dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। देखिए dt ख़त्म होता है ना, dy और dx के इक्वल रह जाएगा। ये हम अप्लाई करेंगे। इसको आप एक और शक्ल में भी लिख सकते हैं, यानी इसको आप लिख सकते हैं dy ओवर dt ओवर dt ओवर dx ओवर dt, सॉरी इसको भी dx ओवर dt लिखते हैं। ये dt दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास चेन रूल ही अप्लाई हम करते हैं इसमें। यहाँ पे मैं 2 डेफिनेशन छोटी छोटी लिख देते हैं। मैं लिखता हूँ ए पैरामीट्रिक इक्वेशन, ए पैरामीट्रिक इक्वेशन expresses the coordinates of a point on a curve या in an equation on a curve as a function of third independent variable. Variable called parameter। वो जो थर्ड वेरिएबल होता है उसको हम बेसिकली पैरामीटर कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ए पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्सप्रेसेस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कर्व एज फंक्शन ऑफ थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एज ये अहम बात है, एज अ फंक्शन ऑफ थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे बात ख़त्म हो गई है पैरामीट्रिक इक्वेशन की, लेकिन उस इंडिपेंडेंट थर्ड वेरिएबल को कॉल्ड अ पैरामीटर।
उसको हम पैरामीटर कहते हैं। अगर यहाँ पे हमने y को भी एक थर्ड वेरिएबल t में एक्सप्रेस कर दिया है, x को भी एक और वेरिएबल t में ज़ाहिर कर दिया है, तो हम कहेंगे कि ये t एक पैरामीटर है। ठीक हो गया। तो हम कैसे इसका डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, हम सिंपली चेन रूल अप्लाई करके करेंगे। तो यहाँ पे आप आखिर में एक छोटी सी बात ये लिख लें, इंस्टेड ऑफ राइटिंग y डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग y डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x, y को डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x लिखने की बजाय आप क्या करते हैं, बोथ x एंड y आर डिफाइंड सेपरेटली यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल t। ठीक है जी, x एंड y यहाँ लिखें, x एंड y आर एक्सप्रेस्ड, ज़ाहिर किया जाता है उनको या डिफाइन किया जाता है सेपरेटली यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, इस चीज़ को हम पैरामीटर कहते हैं। तो जो थर्ड वेरिएबल होता है उसको बेसिकली हम पैरामीटर का नाम देते हैं। हमने चेन रूल के हवाले से टोटल 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, हमने 4 चीज़ें टोटल डिस्कस करनी थी। देखिए, पहली चीज़ हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को डिस्कस कर लिया, फिर हमने इटसेल्फ चेन रूल को भी डिस्कस कर लिया। तीसरी चीज़ जो थी हमने डिस्कस की, डैट इज़ पैरामीट्रिक इक्वेशन का जो कंसेप्ट था, वो हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी देख ली क्या है, और फिर हमने ये भी देख लिया कि उनका डेरिवेटिव किसी फंक्शन को जब पैरामीट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा होता है तो क्या कैसे किया जाता है। आखिरी जो फोर्थ वन जो थिंग है इस हवाले से जो हमारी 2.1 की थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में चल रही है, डैट इज़ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, डैट इज़ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या है, पहले आप देखें इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ये 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ होती है इम्प्लिसिट फंक्शन, पहले मैं इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन लिख दूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन ये क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आइसोलेटेड नहीं होता एक साइड में किसी इक्वेशन में, यानी इट इज़ अ फंक्शन डिफाइंड बाय एन इक्वेशन वेयर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट आइसोलेटेड ऑन वन साइड। कैसे, देखें, अगर आप कोई भी एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक फंक्शन है, उसमें वेरिएबल x भी है y भी है, चले हम 2 वेरिएबल्स में ही रहते हैं, तो x और y जितने भी वेरिएबल हैं x और y हैं, तो आपके पास जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी टर्म्स में x और y इस अंदाज में मिक्सअप किए गए हैं कि आप y को या तो करते ही नहीं हैं, आइसोलेट करते ही नहीं हैं, एक साइड पे नहीं लिखते, और अगर लिखते भी हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इस चीज़ में इम्प्लिसिट फंक्शन जो है उसको ये बेसिकली इसमें मिक्स किए गए होते हैं किसी रिलेशन को। इंस्टेड द वेरिएबल्स आर मिक्सड टुगेदर इन सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन। तो टिपिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखें इट इज़ अ फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, इट इज़ अ फंक्शन defined by an equation where the dependent variable is not isolated on one side। चलें, एक साइड पे उसको हमने आइसोलेट नहीं किया होता, इंस्टेड इसकी बजाय होता क्या है, इंस्टेड द वेरिएबल्स आर मिक्स्ड टुगेदर
इनको मिक्सअप किया गया होता है इन सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन, इन अ रिलेशन, और टिपिकली रिटन एज के एक फंक्शन है f इन एक्स वाई इक्वल टू 0, ऐसे लिखा हुआ है। यानी इसकी मैं आपकी बुक में से भी कोई मिसाल दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज है, अगर आप उस पर गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें वो कह रहा है यूज़ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड dy ओवर dx इफ़ ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देखिए ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, लेकिन वो दोनों वेरिएबल मिक्सअप हैं, उसमें y आइसोलेटेड नहीं है। तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन की मिसाल है। यहाँ पे a b g f c वगैरह ये हैं, ये सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो वो तो वेरिएबल हैं ही नहीं। तो वेरिएबल इसमें x और y है, फ़र्ज़ करें हम बात कर रहे हैं जहाँ पे, तो x और y वेरिएबल आइसोलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप x को एक साइड पे कर रहे हैं और y को एक साइड पे लिखा हुआ है, बल्कि ये दोनों वेरिएबल मिक्सअप हैं। और ज़्यादातर शक्लों में ये इतने ज़्यादा मिक्सअप हुए होते हैं तो आपके लिए मुश्किल होता है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल को एक साइड पर रखें और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप एक साइड पर रख लें, तो ये मुश्किल होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज में। ये मैंने एग्जांपल्स यहाँ खुद ही नहीं लिख रहा, क्योंकि ये एग्जांपल्स को जब आप थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं तो आप जब एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे कंसेप्ट्स वही हैं जो आपने थियोरेटिकल कंसेप्ट्स में पढ़े थे। तो ये बहुत इजी हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है इनमें। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, इसका जो उल्ट है, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन का जो उल्ट है, डैट इज़ एक्सप्लिसिट फंक्शन, डैट इज़ एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो वो उसकी डेफिनेशन में यहाँ लिखता नहीं हूँ, वैसे ही आपको बता देता हूँ। देखें, एक्सप्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन का उल्ट है, यानी उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट किया गया होता है। इम्प्लिसिट में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट आइसोलेटेड ऑन वन साइड। तो ये एक्सप्लिसिट में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ आइसोलेटेड ऑन वन साइड। यहाँ पे क्या था, इम्प्लिसिट में वेरिएबल्स आर मिक्सड टुगेदर, यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लिसिट में वेरिएबल्स आर नॉट मिक्सड टुगेदर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड पे, डिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड पे। आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखें अपनी एक्सरसाइज 2.1 में, तो ये जितने भी क्वेश्चंस आप देखिए, वेरिएबल x एक साइड पे है, वेरिएबल t एक साइड पे है, वेरिएबल x एक साइड पे है, वेरिएबल y एक साइड पे है। यानी ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इक्वेशन की एक साइड पे रखा जाता है, अलग अलग साइड्स पे, उनको मिक्सअप नहीं किया गया होता, तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है बेसिकली। अब आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 से पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उसका लास्ट टॉपिक है कि हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो साइन इन्वर्स, कॉज इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सीकेंट और कोसीकेंट इन्वर्स जो भी हैं, तो ये 6 फार्मूले इसके भी हम डिराइव करेंगे, जो कि आप एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं साइन इन्वर्स फंक्शन से। देखें, सबसे पहले आपने लेट करना है कि y जो है इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ x है। सिंपल है, इसमें आप डोमेन रेंज की बहस में ना पड़ें। डोमेन रेंज अगर कोई स्टूडेंट लिखता है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ डोमेन और रेंज, यानी मैं यहाँ लिखूँगा x बिलोंगिंग टू, इसकी जो डोमेन है डैट इज़ फ्रॉम -1 to 1, एंड y जो है डैट बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक। देखें, जो साइन की डोमेन रेंज थी वो इन्वर्स की उल्ट हो गई, यानी जो साइन फंक्शन की डोमेन है वो साइन इन्वर्स फंक्शन की रेंज है, और जो साइन फंक्शन की रेंज है वो साइन इन्वर्स फंक्शन की डोमेन है। तो अगर ये डोमेन रेंज की बहस आप यहाँ नहीं लिखते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सिंपली फार्मूला ड्राइव करना आपको आना चाहिए। देखें, अगर मैं इसको लिखूँ साइन y इक्वल टू x लिख देंगे। अगर हम लिखें डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम इस तरीके से करें तो ये हमारे पास, फ़र्ज़ करें ये इक्वेशन नंबर 1 हमने रख ली, तो डिफ्रेंशिएशन से क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो साइन का डेरिवेटिव होगा cos y, और वेरिएबल चूँकि अदर देन x है तो उसका फर्दर डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा। तो x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगी।
तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, फार्मूला कैसे आएगा देखें, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 ओवर कॉस वाई। देखिए 1 ओवर कॉस वाई को आप लिख सकते हैं कोसाइन का जो फार्मूला है डेट इज़ 1 माइनस साइन स्केयर वाई अंडर रूट। तो ये कैसे आया फार्मूला, सिंस यहाँ देखें साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्केयर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, और कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा अंडर रूट। प्लस माइनस मैं नहीं लगा रहा, इधर लगा भी दें तो इसमें कोई इशू नहीं है। देखें इसमें चूँकि वो फिर डोमेन रेंज की यहाँ पे बहस शुरू हो जाएगी प्लस माइनस, तो आपके कोर्स में इस चीज़ को नहीं डिस्कस किया गया तो मैं भी नहीं कर रहा इसको इधर डिस्कस। यहाँ अगर आप देखें कॉस वाई को आपने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्केयर वाई अंडर रूट। तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, 1 ओवर 1 माइनस साइन स्केयर वाई। साइन वाई क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने साइन वाई एक्स के इक्वल रखा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर। ये क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑपरेटर, वाई की जगह आप फिर लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। ये वाई किसके इक्वल था, साइन इनवर्स एक्स के। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर, यानी यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट। यहाँ पे अगर आप डोमेन रेंज नहीं लिखते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें फॉर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x बिलोंगिंग टू -1 से 1 तक, तो हमारे पास साइन इन्वर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर के। इसी तरीके से अब हम कॉज इन्वर्स का फार्मूला भी ड्राइव करते हैं। कॉज इन्वर्स का फार्मूला कैसे ड्राइव होगा, इसी तरीके से सेकंड फार्मूला है कॉज इन्वर्स का। आप क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉज इन्वर्स ऑफ x, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखें, या इसको आप करें कॉज ऑफ y इज इक्वल टू x, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लें। कॉज y इज इक्वल टू x हो गया। तो आप डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। जब आप डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो का यहाँ पे लिखने चलें डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, कॉज वाई की माइनस साइन वाई, चूँकि आप वेरिएबल x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसलिए y का फर्दर डेरिवेटिव लिखा जाएगा। यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू 1। तो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू -1 ओवर साइन वाई। तो हम 1 ओवर साइन वाई को किसके इक्वल लिखेंगे, 1 माइनस कास स्केयर वाई, वही पिछला फार्मूला जो हमने यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे हमने कास का फार्मूला यूज़ किया था, साइन स्केयर प्लस कास स्केयर इज इक्वल टू 1, कास स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर, और कास इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर अंडर रूट। तो अगले में हम जो कॉज इन्वर्स का फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साइन को इक्वल लाएंगे। तो साइन स्केयर की सूरत में कास के उस साइड पे जाके माइनस हो रहा है, 1 माइनस काज स्केयर हो रहा है, तो 1 माइनस काज स्केयर वाई अंडर रूट आ गया इसका। तो इक्वेशन नंबर 1 में काज वाई एक्स के इक्वल है, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स जो है डेट इज इक्वल टू -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट। यानी इसमें अगर आप गौर करें तो दोनों में एक ही चीज़ का सिर्फ फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि वहाँ पे यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ पे माइनस है, यानी साइन इनवर्स के फार्मूले में 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट है, लेकिन यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस है। ये हो गया जी आपका काज इनवर्स का फार्मूला। तो यहाँ पे आप लिख दोगे डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया cos इनवर्स का। तीसरे नंबर पे अब हम tan का फार्मूला ड्राइव करते हैं। tan का जो फार्मूला है वो कोट एजेंट से रिलेटेड है, इजी है, वो भी हम कर लेते हैं। आपकी बुक में
कॉट इन्वर्स का फार्मूला किया गया है। हम तरतीब से चलते हैं, चलें। 3 है, डेट इज़ tan इन्वर्स का फार्मूला क्या होगा। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इन्वर्स ऑफ x, और tan y किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 1 रखें। तो फिर यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्केयर होता है, सीकेंट स्केयर y। चूँकि y अदर देन x है तो इसका फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया। हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट स्केयर y हो जाता है। देखिए 1 प्लस tan स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा। तो सीकेंट स्केयर थीटा किसके इक्वल है, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस tan स्केयर के। सीकेंट स्केयर किसके इक्वल है, ये मैं फार्मूला यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ। तो ये हो जाएगा जी dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस tan स्केयर y। ठीक है जी, सीकेंट स्केयर की जगह क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्केयर। तो tan y किसके इक्वल है, हमारे पास x के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। हमारे पास जो tan इन्वर्स का डेरिवेटिव आएगा डेट इज़ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। तो d ओवर dx, ये y की जगह क्या लिख दिया, y जो है वो हमारे पास tan इन्वर्स x है। तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू दोबारा पुटअप कर दी, तो ये आ जाएगा tan इन्वर्स ऑफ x। ये हमारे पास tan इन्वर्स का फार्मूला आ गया, डेट इज़ रिलेटिवली ईजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने डोमेन रेंज की डिस्कशन नहीं की, आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक में इसको बड़ी तफसील में लिखा गया है, मतलब उसकी डोमेन और रेंज को बार बार डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि दे आर फेस विद सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्शन, वो उनके जहन में जो है वो चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं डोमेन रेंज के हवाले से। तो इस चीज़ को आपने परेशान नहीं होना कि इसमें डोमेन रेंज लाजमी लिखी जाए, ऐसा नहीं है। डोमेन रेंज लिखना लाजमी नहीं है, सिर्फ आपने फार्मूला ही डिराइव करना है। तो ये तीसरा फार्मूला था हमारा tan इन्वर्स का। चौथा जो फार्मूला है वो cot इन्वर्स का है। फोर्थ वन इज़ रिलेटेड टू cot इन्वर्स। तो इसमें भी आप लेट करेंगे y इज इक्वल टू cot इन्वर्स ऑफ x। तो cot ऑफ y क्या हो जाएगा, x के इक्वल। देखें आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, cot का क्या होगी, माइनस को सीकेंट स्केयर y और मल्टीप्लाई होगा फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे भी dy ओवर dx किसके इक्वल है, -1 ओवर को सीकेंट स्केयर y के। तो लास्ट वाले में tan इन्वर्स के फार्मूले में हमने 1 प्लस tan स्केयर इक्वल टू सीकेंट स्केयर फार्मूला यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा। यहाँ पे आप लिखें सिंस 1 प्लस कॉट स्केयर वाई इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर वाई, ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पे आ जाएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस कॉट स्केयर वाई। तो कॉट वाई किसके इक्वल है, इस इक्वेशन 1 से x के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। तो ये d ओवर डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x। देखिए y की वैल्यू मैंने कॉट इनवर्स x पुट कर दी, कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y है। तो ये हमारे पास कॉट इनवर्स का फार्मूला क्या आ गया, -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। ठीक है जी, 2 फार्मूले हमारे रह गए। फिफ्थ वन इज related to secant inverse x। आप करेंगे let y is equal to secant inverse of x। आप लिखेंगे secant y is equal to x। इसको इक्वेशन नंबर 1 रखें। डोमेन रेंज की डिस्कशन हम नहीं कर रहे, आपकी बुक में इसको तफसील में लिखा गया है, डोमेन रेंज को हर स्टेप में डिफ़ाइन किया गया है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं ये लिख सकता हूँ सीकेंट का क्या डिफरेंशिएशन है,
सीकेंट टेंजेंट और y का फर्दर डेरिवेटिव ऐड हो गया इक्वल टू 1। लास्ट क्वेश्चंस की तरह है ये भी। तो हमारे पास dy ओवर dx किसके इक्वल हो जाएगा 1 ओवर सीकेंट टेंजेंट। तो जब 1 ओवर सीकेंट टेंजेंट लिख रहे हैं आपको इस चीज़ की बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि सीकेंट y नॉट इक्वल टू 0 वट एवर, इस तरह की जो भी डिस्कशंस हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीकेंट और जो जब हमने लिखा था सिंस 1 प्लस tan स्केयर y इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर y, तो सीकेंट को आप रखेंगे tan की टर्म्स में। तो tan स्केयर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज tan स्केयर y किसके इक्वल है, सीकेंट स्केयर y माइनस 1। तो ये हो जाएगा जी dy ओवर dx, इसको हो जाएगा 1 ओवर सीकेंट y एज इट इज़ लिखा रहने दिया, और tan y जो है डेट इज़ इक्वल टू सीकेंट स्केयर y माइनस 1 अंडर रूट, इस फार्मूले की वजह से। तो सीकेंट y हमारे पास इक्वेशन 1 में इक्वल टू x है, सीकेंट y इज इक्वल टू x। तो सीकेंट y की यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप कर देंगे, वी विल गेट dy ओवर dx इक्वल टू 1 ओवर x स्केयर माइनस 1 अंडर रूट। देखिए यहाँ पे अगर हम प्लस और माइनस की बहस में पढ़ें तो एक चीज़ जहन में रखें, चलिए इसको पहले मैं लिख दूँ कि बाज़ औक़ात ये प्लस के इक्वल भी होता है और माइनस के इक्वल भी होता है। हम मॉडुलस की शक्ल में बेसिकली इसको लिख रहे होते हैं, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई किसके इक्वल है, वाई इज़ साइन सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। इसको बेसिकली मॉडुलस की फॉर्म में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इसकी मैं वजह आपको बयान कर देता हूँ। उसमें डोमेन रेंज का बेसिकली कंसेप्ट है, यानी आपने देखा कि जो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है वो एक्स के बराबर है अगर जो एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी, और अगर लेस देन 1 होगी तो वो माइनस एक्स के इक्वल होता है। तो हम मॉडुलस की वजह से यानी प्लस और माइनस की वजह से मॉडुलस इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो डोमेन है ना, यानी जब आप x की वैल्यू को 1 से इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में, और जब आप x की वैल्यू को -1 से स्टार्ट करके माइनस इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं तो वो माइनस एक्स के इक्वल हो जाता है। तो उसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है डेरिवेटिव की वो प्लस भी है और माइनस भी है। तो वो प्लस माइनस को बेसिकली हम मॉडुलस से डिनोट कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन द डोमेन रेंज। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका डोमेन रेंज को खातर में लेना, टेकिंग इनटू अकाउंट उसकी जो है वो ज़रूरी नहीं है। मैं भी नहीं इसको लिख रहा, आपने जस्ट फार्मूला इस तरीके से ड्राइव कर लेना है। दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पार्ट जो था सीकेंट इनवर्स वाला। अब लास्ट पार्ट है डेट इज़ 6th वन, जो कि कोसीकेंट इनवर्स से रिलेटेड है। कोसीकेंट इनवर्स का जो फार्मूला है वो सिमिलर टू किसके है, यही जो आपने अभी ड्राइव किया है फार्मूला। यानी इसमें आप लेट करेंगे y इज़ इक्वल टू कोसीकेंट इनवर्स ऑफ x और कोसीकेंट y इज़ इक्वल टू x। इसको इक्वेशन नंबर आपने 1 लिखा। यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो कोसीकेंट का क्या होता है, माइनस कोसीकेंट कोटेंजेंट, और चूंकि अदर देन x है वेरिएबल तो उसका फर्दर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, dy ओवर dx विल बी इक्वल टू -1 ओवर ये कोसीकेंट और कोटेंजेंट इधर आके डिवाइड हो गए। देखें हमने फार्मूला क्या लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर y इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर y। तो हमें कॉट स्क्वायर y किसके इक्वल मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर y माइनस 1, और कॉट y किसके इक्वल हो जाएगा, कोसीकेंट स्क्वायर y माइनस 1 अंडर रूट। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे पुट अप करेंगे कॉट y की जगह। तो dy ओवर dx विल बी इक्वल टू -1 ओवर कोसीकेंट y एज इट इज़, और कॉट y जो है डेट विल बी इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर y माइनस
1 कोसिकेंट स्केयर वाई माइनस 1 अंडर रूट। यहाँ पे कोसिकेंट वाई जो है इक्वेशन 1 की रूल से कोसिकेंट वाई एक्स के इक्वल है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स एक्स स्केयर माइनस 1। यहाँ पे भी सिमिलर टू द सिचुएशन हम मॉडुलस का इस्तेमाल करते हैं। मॉडुलस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द डोमेन रेंज। देखें, जब आप 1 से इन्फिनिटी तक वैल्यू लेके जाते हैं एक्स की, तो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू जो अब आ जाती है, और जब आप -1 से माइनस इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं तो उसका आंसर जो है वो माइनस में आ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ एक्स को मॉडुलस की फॉर्म में लिखते हैं। इसको मैं लिखता हूँ डी ओवर डी एक्स। वाई की कीमत क्या है? वाई हमने लिखा था वाई इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे मैं वाई की जगह कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स लिख रहा हूँ। दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर एक्स मॉडुलस एक्स स्केयर माइनस 1। सो हमारे पास जितनी भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स थे एक्सरसाइज 2.1 से पहले, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। देखें यहाँ पे मैं आपको फिर दोबारा बताऊँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे डोमेन के कंसेप्ट में ना कोसिकेंट इनवर्स, यानी इसमें आप लिख सकते हैं फॉर एक्स बिलोंगिंग टू क्या होगा माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इस तरह डोमेन लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते तो इसमें कोई इशू नहीं है।